नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रिपेयर। स्टार्ट करते हैं आज के टेबल ऑफ कंटेंट्स के साथ। जीएस 1 में देखिए कोई टॉपिक नहीं है आज के लिए। जीएस 2 में ई कोर्स प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है ये। इसमें कितने फेजेस आए थे, हर फेज की क्या वैल्यू थी, थर्ड फेज जो अभी आने वाला है उसका क्या प्रपोजल है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, ये इस आर्टिकल में हम देखने वाले हैं। आईआर में हम G7 के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज हैं, इन्होंने अभी ग्लोबल मिनिमम टैक्स पे एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है। क्या है ये इंपॉर्टेंट डिसीजन और इसकी क्या इंप्लीकेशंस होंगे, ये सारी चीजें इस आर्टिकल में। थर्ड है होल्डिंग स्टेट्स टू अकाउंट, ये भी एक एडिटोरियल है। इसमें स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट फाइनेंस कमीशन और स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया गया है कि वो कितने टाइम अपना लेजिस्लेचर कंडक्ट करते हैं, किस तरह से उनके यहाँ बिल पास होते हैं, ये सारी चीजें। तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिसमें सेंटर ने अभी अभी एमएसपी इंक्रीज कर दिया है पल्सेस, ऑयल सीड्स और अदर क्रॉप्स के लिए। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि क्या 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 एमएसपी कर दिया गया है, फार्मर्स का क्या कहना है। ठीक है दोस्तों, इन्वायरमेंट में हम पक्के टाइगर रिजर्व के बारे में देखेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, ये न्यूज में क्यों था और इसके कुछ फैक्ट्स भी हम यहां पर देखेंगे। उसके बाद एक एडिटोरियल हम फोर्स ऑफ कंपैशन पे देखेंगे, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ये बताया है कि किस तरह से दिल्ली पुलिस ने कोविड-19 में बहुत ही अच्छा काम किया और हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं दिल्ली पुलिस की फंक्शनिंग को इंप्रूव करने के लिए। तो आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि पुलिसिंग को कैसे इंप्रूव करना है। ठीक है दोस्तों, लास्ट में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को कुछ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा ई कोर्ट्स के बारे में। देखिए थर्ड फेज अभी इसका चल रहा है, फर्स्ट और सेकंड फेज इसके सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम इससे पहले जाने कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फेज क्या है, पहले हम सुप्रीम कोर्ट का कुछ डेटा देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि 3.27 केसेस जो हैं, करोड़ केसेस जो हैं पेंडिंग है कोर्ट्स में, 3.27 करोड़, और जिसमें से 85,000 85,000 जो केसेस हैं वो 30 साल से चल रहे हैं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि क्योंकि जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं आए या उतने सफिशिएंट नहीं थे, इसलिए इतने सारे केसेस की पेंडेंसी बाकी है। ठीक है, तो अब ये आर्टिकल ये कह रहा है, कैन टेक्नोलॉजी बी यूज टू रेवोल्यूशनाइज इंडिया कोर्ट्स, क्या टेक्नोलॉजी से ये कुछ प्रॉब्लम्स जो कोर्ट्स में है ये क्या दूर की जा सकती हैं? यस, इट कैन बी डन। ठीक है, मैं अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे। लेकिन ये आर्टिकल ये भी बोलता है कि आप डिजिटाइज करिए, आप टेक्नोलॉजी का यूज करिए, लेकिन इट शुड नॉट इन्फ्रिंज अपॉन दी फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन है जो कि राइट टू प्राइवेसी है, उस पर इन्फ्रिंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आर्टिकल ये भी बोलता है कि टेक्नोलॉजी अगर आप सही से यूज नहीं करेंगे तो एक्सक्लूजन बढ़ेगा, इनइक्विटी बढ़ेगी और सर्वेलेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट का सर्वेलेंस बढ़ेगा, एक्सक्लूजन बढ़ेगा और इनइक्विटी बढ़ेगी। अभी हम इस आर्टिकल में डिटेल में देखेंगे कैसे। पहले फेज 1 और 2 समझ लेते हैं कि है क्या चीज। तो फेज 1 और 2 में डिजिटाइजेशन ऑफ जुडिशरी की थी, जिसमें हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के जो जजमेंट होते थे, केस फाइल्स होते थे, उन सबको ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाता था। तो अगर मान लो मेरा केस कोई हाई कोर्ट में चल रहा है तो मैं ये ऑनलाइन देख सकता हूं कि मेरे केस की क्या स्टेटस है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से मैं अपना जजमेंट भी देख सकता हूं कि जजमेंट क्या आया। ठीक है, लेकिन फेज 1 और 2 में लोअर लेवल्स ऑफ जुडिशरी अभी कवर नहीं किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कवर किए गए हैं, लोअर लेवल्स ऑफ जुडिशरी नहीं कवर किया गया। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे चलते हैं, फेज 3 में क्या आने वाला है। फेज 3 इकोसिस्टम अप्रोच के बारे में बात करता है, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इकोसिस्टम अप्रोच टू जस्टिस डिलीवरी। ये क्या कहता है कि जो भी स्टेट के आर्म्स हैं, जैसे पुलिस हो गई, जुडिशरी हो गई, एमएचए हो गई, प्रिजन्स हो गए, ठीक है, ये स्टेट के आर्म्स हैं, ये सारे क्या हैं, आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। इसको बोल रहे हैं सीमलेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, तो मतलब जैसे मान लीजिए कोई एफआईआर आई, किसी ने एफआईआर दर्ज की पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस स्टेशन में उस रिकॉर्ड को डिजिटाइज कर दिया और फिर वो इवन सुप्रीम कोर्ट तक का जज देख सकता है। ठीक है, तो एक कोई कॉमन पोर्टल होगा जिसमें डिजिटाइज करेंगे और सब लोग उस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, अब डेटा क्रिएशन कहां होगा? एट लोकल पुलिस स्टेशन, मैंने अभी अभी आपको बताया। ठीक है दोस्तों, अब इसका प्रॉब्लम क्या, अगर लोकल पुलिस स्टेशन में कोई चीजें होती हैं, डेटा क्रिएशन होता है, तो प्रॉब्लम क्या होती है, लोकल लेवल पे ना काफी बायस होते हैं। जब भी आप लोकल लेवल पे काम करते हैं ना, तो आपकी एक प्रीजुडिस, ये धारणा बन जाती है, नहीं भाई ये कास्ट बुरी है, या ये रिलीजन बुरा है, या ये पर्सन बुरा है। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये सारी चीजें प्रीजुडिस से क्रिएट हो जाती हैं। तो डेटा जो क्रिएट होता है वो अनबायस्ड होता है।
अनबायस्ड नहीं होता, बायस्ड होता है। ठीक है, अगर वो बायस्ड डेटा हम डिजिटाइज करके जुडिशरी में भेजेंगे, प्रिजन्स में भेजेंगे, एमएचए में भेजेंगे, तो उनका भी ओपिनियन बायस्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी वजह से क्या होगा कि इंडिविजुअल लेवल पे भी और कम्युनिटी लेवल पे भी बायस्ड ओपिनियन बन जाएगा। एक यहाँ एग्जांपल भी दिया गया है, जैसे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871, इसके अंतर्गत हैबिचुअल ऑफेंडर्स को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है ये एक्ट, इसके थ्रू क्या होगा, हैबिचुअल ऑफेंडर्स कई लोगों को डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उनकी ओपिनियन, जो कोर्ट्स की ओपिनियन है, वो उस आदमी के बारे में पहले से खराब हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, दूसरा कंसर्न क्या है कि इट विल बी हाउस विद इन द होम मिनिस्ट्री अंडर द आईसीजेएस, मतलब ये जो पोर्टल होगा ये होम मिनिस्ट्री होस्ट करेगा। ठीक है, मतलब जो वेब सर्वर होगा उनका, वो होगा होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो अब इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका प्रॉब्लम ये है कि होम मिनिस्ट्री एग्जीक्यूटिव आर्म है, जुडिशरी के पास जा रहा है डेटा, वो ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि जजमेंट कैसे लेना है। जुडिशरी फंक्शनरीज को या जजेस को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि उनको अगर बायस्ड ओपिनियन भी अगर उनका हो रहा होगा तो वो उस चीज को मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, एंड दे टेक ए अनबायस्ड डिसीजन ज्यादातर। लेकिन होम मिनिस्ट्री क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी के बहुत चांसेस है कि वो बायस्ड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। और क्या क्या कंसर्न्स हैं, डेटा शेयरिंग एंड डेटा स्टोरेज। भाई किससे डेटा शेयर करना है और किससे नहीं करना, डेटा स्टोरेज कहां पर होना है, अभी हमने देखा एमएचए में स्टोरेज होने वाला है, जो कि एक रॉन्ग डिसीजन है। ठीक है, दूसरा राइट टू प्राइवेसी का भी इश्यू है। सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में क्लियर कट बोला था कि जब भी आप किसी सिटीजन का डेटा लेंगे तो उसके राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना भी आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी कहाँ है यहाँ पर। दूसरी चीज, इंडिया में अभी तक डेटा प्रोटेक्शन रेजीम भी नहीं है। अगर रेजीम नहीं है, कोई डेटा प्रोटेक्शन बिल नहीं है, एक्ट नहीं है, तो क्या होगा कि एमएचए हो गया या कोई पुलिस स्टेशन हो गया या प्रिजन्स हो गया, कोई भी उस डेटा को मिसयूज कर सकता है। ठीक है, एक और प्रॉब्लम है कि आप एक पर्सन का 360 डिग्री प्रोफाइल बना रहे हैं। 360 डिग्री प्रोफाइल का मतलब क्या हुआ कि वो कब कब कोर्ट गया, कब उसने एफआईआर दर्ज की, ठीक है, उसका मेडिकल डेटा और बहुत सारा जो अलग डेटा, आधार डेटा, ये सारी चीजें आप उसके बारे में पता कर लेंगे, तो इसको मिसयूज करना बहुत बहुत आसान हो जाएगा। अगर कहीं से भी लीकेज हो गया, साइबर क्राइम हो गया, आपने वाना क्राइम वगैरह के बारे में सुना होगा, अगर ऐसा कोई क्राइम हो गया तो उस पर्सन की जितनी भी जो नॉन पब्लिक डिटेल्स हैं वो पब्लिक हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ टेक्नोलॉजी कंपनीज का एक एग्जांपल दिया है कि टेक्नोलॉजी कंपनी भी क्या करती है, जैसे व्हाट्सएप है या फेसबुक है, वो भी हमसे सारा डेटा लेता है, उनके पास तो बहुत ज्यादा डेटा होता है हमारा, लेकिन वो क्या करते हैं, टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जैसे उन्होंने बता दिया भाई आपको पियर साबुन पसंद है, तो वो एक एडवर्टाइज कर देंगे। ठीक है, या आपके ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, द फ्रेंड्स यू मे लाइक। लेकिन गवर्नमेंट के पास अगर ये पावर आ गई तो वो सर्वेलेंस बढ़ा देगी, तो ये और ज्यादा खतरनाक चीज है। ठीक है, तो अगर हम टेक्नोलॉजी कंपनी जैसे ट्विटर हो गया, इन सब पे कंट्रोल लगा रहे हैं, अभी आपको पता होगा पीछे गवर्नमेंट ने कंट्रोल लगाया है, अगर उन पे हम कंट्रोल लगा रहे हैं तो गवर्नमेंट पे क्यों नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एडवांटेजेस क्या है, कुछ एडवांटेजेस भी ऑब्वियसली। डेटा कैन बी यूजफुल टूल फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। अगर आपके पास डेटा ही नहीं होगा तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करेंगे, अगर आपके पास डेटा होगा तो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और आजकल कंप्यूटेशन की कोई दिक्कत है नहीं, कंप्यूटर में हमारे काफी पावर होती है, तो वो जल्दी जल्दी डेटा को एनालाइज कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है फेज 2 का, फेज 2 ई कोर्ट्स के फेज 2 का एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें बताया है कि समन्स जो होते थे, आपको पता होगा कोर्ट जब भी किसी विटनेस को बुलाता है तो समन भेजता है। ठीक है, या किसी एक्यूज को बुलाता है तो समन भेजता है। तो पहले क्या होता था कि डाक के थ्रू जाता था, तो काफी दिन लग जाते थे, फिर ये भी बहाना मार देता था कि घर में कोई मिला ही नहीं। ठीक है, या घर बंद था। तो ई सर्विस ऑफ समन्स स्टार्ट हो गए। ई सर्विस से क्या मतलब हुआ कि उनके मेल पे जाने लगा, उनके एसएमएस पे जाने लगा, तो अब वो डिनाई नहीं कर सकते कि हमें इंफॉर्मेशन मिली ही नहीं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, डेटा के बारे में बोल रहा है कि डेटा तभी यूजफुल है जब वो इंडिविजुअल के बारे में ना हो। जैसे अभी हमने देखा 360 डिग्री प्रोफाइल एक पर्सन की बना देता है डेटा, लेकिन उसमें क्या होगा, एक आदमी के बारे में आप एक आदमी के पीछे पड़ गए। इसके बजाय आप ये करें कि स्टैटिस्टिकल डेटा लें। स्टैटिस्टिकल डेटा इज मोर यूजफुल फॉर टेकिंग द डिसीजंस। ठीक है दोस्तों, ओके, आगे चलते हैं। ये G7 की मीटिंग एक हुई थी, आपको पता होगा, काफी दिनों से न्यूज में है।
इसमें ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो है इस पे बात हो रही थी। जैसे फॉर मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे इंडियन कोई कंपनी है, एमएनसी है, वो जाकर के सिंगापुर में, ठीक है, अपना बेस बना लेगी। तो क्या होगा, बेस वहां सिंगापुर में बनाने से वहां टैक्स रेट कम है, तो उसके टैक्सेस बच जाएंगे। वो कह देगी कि भाई हम तो इंडियन कंपनी है ही नहीं, हम तो सिंगापुरी कंपनी है, ठीक है। तो उस वजह से इंडिया जैसे कई कंट्रीज को बहुत लॉस हो रहा था, स्पेशली यूएस को भी। तो यूएस इस G7 मीटिंग में काफी आगे आया, उसने एक प्रपोजल दिया कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स हमें लगा देना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि वो कंपनी चाहे जहां जाके बिजनेस करे, चाहे जहां जाके अपनी बिल्डिंग स्टैब्लिश करे, लेकिन हम एज अ पेरेंट कंट्री उन पे टैक्स लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये टैक्स कितना तय किया गया, 15%। ये डिसीजन आ चुका है, पहले डिलिब्रेशंस में था, अब डिसीजन आ चुका है। ठीक है। इसके अलावा यहां पर एक और डिसीजन लिया गया है, इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग राइट्स। मतलब इसका कहने का इनका मतलब क्या है कि अगर कंपनी ए जो है, इंडियन कंपनी है, वो सिंगापुर में जाके बिजनेस करती है, तो सिंगापुर वाले 20% टैक्स लगाएंगे एटलीस्ट। ठीक है, ओके, 20%। और इंडिया कितना लगाएगी, एटलीस्ट 15%। तो ये बात यहां पर तय हो गई है। अब रीजंस क्या है इसके पीछे डिसीजन लेने के। पहला क्या है कि आपको पता होगा कोविड-19 में इकोनॉमी बहुत श्रंक हो गई है, तो लोग अपने ना आरबीआई, जैसे इंडिया में आरबीआई है वैसे और कंट्रीज में भी उनके फेडरल रिजर्व्स हैं, तो वहां से पैसा निकालना पड़ रहा है, तो काफी लॉस हो गया है। ठीक है, तो उस लॉस को कवर अप करने के लिए टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। ऑब्वियसली टैक्स बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है, ग्लोबल मिनिमम टैक्स। ठीक है। दूसरा, ये जो पहले ग्लोबल मिनिमम टैक्स नहीं होता था, तो ये एक लूप होल होता था। कंपनीज क्या करती थी, टैक्स हेवंस में चली जाती थी, मॉरिशस चली गई, वहां खोल लिया, वहां टैक्स ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक लूप होल था इंटरनेशनल टैक्स रिजीम में। तीसरी चीज क्या है कि आजकल आपको पता है कि हर चीज डिजिटाइज हो रही है। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू हो रहे हैं बिजनेसेस, इंटरनेट, कोविड की वजह से और सारे बिजनेसेस जो हैं इंटरनेट के थ्रू अब किए जाने लगे हैं। तो अब जब इंटरनेट के थ्रू किए जाने लग जाते हैं, तो ज्यूरिसडिक्शनल बाउंड्रीज नहीं रह जाती, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं रह जाती। उस केस में टैक्स कैसे लगेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2016 में एक फिगर है कि डॉलर 11.5 ट्रिलियन का बिजनेस हो रहा है थ्रू डिजिटाइजेशन ओनली। तो ये बहुत ज्यादा है, डॉलर 11.5 ट्रिलियन। अगर आप इसको रेगुलेट नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा रेवेन्यू लॉस होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। चलो एक बार डिसीजन आ गया G7 में, अब क्या होगा। G7 7 कंट्रीज का ग्रुप है, लेकिन वर्ल्ड में तो बहुत सारे कंट्रीज हैं। तो अब क्या करेंगे, वो G20 और OECD को भी मनाएंगे वो, कि ये जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स वाला है वो भी इस चीज पे अग्री कर जाए। ठीक है दोस्तों। अच्छा, कुछ एस्टिमेट्स दिए हैं कि जब ग्लोबल मिनिमम टैक्स नहीं आ रहा था तो कंट्रीज को कितना लॉस हो रहा था। तो आप देखिए कि $240 बिलियन का लॉस हो रहा था गवर्नमेंट्स को ऑल अक्रॉस दी वर्ल्ड। ठीक है, $240 बिलियन, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। इंडिया को अकेले $10 बिलियन का हो रहा था, जो कि अच्छा खासा है हमारे हिसाब से। ठीक है, और ये रिपोर्ट किसकी थी, टैक्स जस्टिस नेटवर्क की। ठीक है दोस्तों, तो इंडिया को भी नुकसान हो रहा था, वर्ल्ड को भी नुकसान हो रहा था, इसलिए डिसीजन लेना अच्छा डिसीजन है। अब इससे पहले भी क्या ऐसा कोई डिसीजन लिया गया है जैसे अभी लिया गया है। यस, G20 का एक स्कीम है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग इनिशिएटिव। ठीक है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें यूनियन की बात, हमेशा हम यूनियन को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन स्टेट्स के बारे में कौन बात करेगा। ये जो आर्टिकल है स्टेट्स के बारे में बात करता है कि क्या स्टेट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली निभा रहे हैं, लेजिस्लेचर उनका प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ये सारी चीजें। तो देखिए इस आर्टिकल में ब्रीफली मैंने ये आर्टिकल बता दिया, मैंने आपको ब्रीफली इसमें स्टेट्स के बारे में बोला गया। अब इस आर्टिकल को हम एक सीक्वेंस में नहीं लेंगे, हम इसमें फैक्ट्स देखेंगे कि इस फैक्ट्स, ये क्योंकि इस आर्टिकल में काफी अच्छे फैक्ट्स हैं, ये हम अपने मेंस में कोट कर सकते हैं, प्रीलिम्स में भी कुछ फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला फैक्ट क्या है, 7th शेड्यूल। आपको पता होगा 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट में कौन लेजिस्लेट कर सकता है, सिर्फ पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट को कौन लेजिस्लेट कर सकता है, लेजिस्लेचर। और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों कर सकते हैं, पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर। लेकिन पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बनाया है और स्टेट ने सेम लॉ बनाया हुआ है, मतलब सेम सब्जेक्ट पे, तो पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। ठीक है, फिर यूनियन फाइनेंस कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में इस आर्टिकल में बताया। यूनियन फाइनेंस कमीशन क्या करता है, ये डेवल्यूशन करता है रेवेन्यू का बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट।
और स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या करता है? डेवोल्यूशन ऑफ फंड फ्रॉम स्टेट टू लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडी, पंचायत, ऑल दीज। अब ये क्या बोल रहा है आर्टिकल कि सेंटर के बारे में तो सब बोलते हैं कि स्टेट्स को पैसा नहीं दे रहा है, स्टेट्स के पास पैसा नहीं है, ये है वो है प्रॉब्लम, लेकिन कौन बात करेगा लोकल बॉडीज के बारे में? स्टेट्स क्या लोकल बॉडीज को पैसे दे रहे हैं? मतलब आप यूनियन से डिमांड कर रहे हैं पैसे, लेकिन आप खुद वो काम कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये आर्टिकल इस बारे में डिस्कस करता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल, रैशनल अगेंस्ट इट। यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में भी डिस्कस किया गया है कि बहुत कम कम स्टेट्स हैं, 6 स्टेट्स ऐसे इंडिया में जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं है? उसका रैशनल ये है कि एक तो पहली बात पब्लिक एक्सचेकर पे लोड पड़ता है। ठीक है, फिर जो लोग इलेक्शन हार जाते हैं उनको एक शॉर्टकट, एक लूप होल मिल जाता है लेजिस्लेचर में बैठने का। ठीक है दोस्तों, और इसकी वजह से क्या होता है, लेजिस्लेटिव डिलेज होते हैं, बिल्स वगैरह पास होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। रुकता तो नहीं है, लेकिन टाइम लग जाता है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए हैं इस आर्टिकल में। अच्छा, इस आर्टिकल में एक और अच्छा दिया हुआ है, डोमिसाइल रिक्वायरमेंट रिमूव्ड इन राज्यसभा। आपको पता होगा राज्यसभा में इलेक्शन लड़ने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप उसी ज्यूरिसडिक्शन के वोटर होने चाहिए। आप इंडिया में कहीं के भी वोटर हो सकते हैं, आप राज्यसभा से इलेक्ट हो सकते हैं। मान लीजिए यूपी की कोई सीट है और आप महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं, तो आप यूपी की सीट पे सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कहा कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006 का भी यहाँ पर एक रेफरेंस दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ कुछ और फैक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्लियामेंट मेट 33 डेज इन 2026, सिर्फ 33 डेज। इतनी अच्छी सैलरी ले रहे हैं, ओनली 33 डेज वो मिल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, माना फिजिकली नहीं मिल सकते, ऑनलाइन तो कर सकते हैं। ठीक है, तो 33 डेज इज अ वेरी लेस देन 10% ऑफ द डेज। ठीक है, स्टेट्स कितना मिलते हैं? 18 डेज, और ज्यादा कम। ओके, फिर स्टेट्स में क्या हो रहा है? पासिंग बिल्स विदाउट मच स्क्रूटनी, ज्यादा बिना डेलिब्रेशन किए बिल्स पास हो जा रहे हैं। फिगर्स क्या है? 59% वर पास्ड ऑन द सेम डे, 59% ऑफ द बिल्स वर पास्ड ऑन द सेम डे इन दीज स्टेट्स ऑन एन एवरेज। कितनी बड़ी बात है, इतना आप कर सकते हैं काम, 59% ऑफ द बिल्स। और यहाँ पर क्या एक दिक्कत है कि स्टेट में ना पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज भी नहीं होती। जैसे आपको पता होगा पार्लियामेंट में कोई भी बिल पास होने के लिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी में जाता है। ठीक है, लेकिन स्टेट्स में वो भी मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन एक अच्छी चीज किया है स्टेट्स ने, यूपी बिहार जैसे स्टेट्स ने, उन्होंने एमएलएस का एम्यूलमेंट्स कम कर दिया। कोविड में देखा कि भाई एक्सचेकर पे लोड पड़ रहा है, तो उन्होंने इनका एम्यूलमेंट्स कम कर दिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है, सेंटर अनाउंसेस हाइक इन एमएसपी फॉर पैडी, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। आपको पता होगा कि सेंटर हर साल एमएसपी रिवाइज करती है। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अभी हम देखेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है। पहले हम देख लेते हैं कि डिसीजन लेता कौन है। लेता है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, मतलब पीएम डिसीजन नहीं ले रहा अकेले, ठीक है, या प्रेसिडेंट नहीं ले रहा, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ले रही है। ठीक है, रीजंस क्या है एमएसपी इंक्रीज करने का? यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। आप देख सकते हैं पैडी, सॉरी, पल्सेस और ऑयल सीड्स पे एमएसपी इंक्रीज किया, और काफी अच्छा खासा इंक्रीज किया। अभी मैं आपको फिगर्स भी बताऊंगा। तो क्यों किया है? ताकि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स हो सके, फार्मर्स को इंसेंटिवाइज किया जा सके कि भाई आप जाइए ऑयल सीड और ऑयल पल्सेस उगाइए। ठीक है, हम आपके पीछे हैं, अगर आपका नहीं बिकेगा ओपन मार्केट में तो हम हैं एज अ गवर्नमेंट आपका खरीदेंगे एमएसपी रेट पे। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, आपको पता होगा पल्सेस और ऑयल सीड्स जो है ड्राई लैंड में ग्रो कर जाते हैं, तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। फिर आपको पता होगा ऑयल सीड की वजह से इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, क्योंकि इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री हम ऑयल सीड्स पे। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने का एक यहाँ पर कोशिश किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ फिगर्स जो यहाँ पर दिए गए हैं वो देख लेते हैं। पहले प्रॉब्लमेटिक चीजें कि क्या एमएसपी जो इंक्रीज किया गया है उससे फार्मर्स को क्या प्रॉब्लम हो रही है, कौन से ऐसे फिगर्स हैं। पहली बात, जो पैडी है, पैडी मतलब आपका राइस हो गया, ठीक है, उसका प्राइस सिर्फ 4% बढ़ाया गया है, 4% से भी कम। ठीक है, तो बहुत कम है, 4% इज अ लो अमाउंट, और उससे भी कम बढ़ाया गया है एमएसपी प्राइस। तो इस पे जो फार्मर्स हैं वो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। उसी तरह से मेज है, सॉरी, इसी तरह से देखिए मेज है, मेज में सिर्फ 20 रुपए का इजाफा किया गया है, सिर्फ 20 रुपए, तो इसलिए ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। लेकिन क्या चीज अच्छी की गई है? तूर और उड़द दाल, जैसे ये आप पल्सेस ले सकते हैं, दीज आर टाइप्स ऑफ पल्सेस,
इसमें 5% का इंक्रीज किया गया है, 5%, अच्छा खासा इंक्रीज है। सीसमम में जो कि ऑयल सीड के लिए यूज होता है 6.6% इंक्रीज किया गया है। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन की यहाँ कोशिश की गई है, साफ दिख रहा है। अच्छा, एमएसपी कैसे डिसाइड होता है? एमएसपी ऐसे डिसाइड होता है कि गवर्नमेंट पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेती है, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद उसका जो है 1.5 गुना कर देती है। जैसे मान लीजिए एक्स आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपए है, तो उस चीज की एमएसपी की कीमत 150 रुपए रख देगी, कम से कम। 150 से ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन 150 तो रखना ही रखना है। अब उड़द और तूर दाल के लिए एमएसपी कितना रखा है? 60% लार्जर रखा है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था। बाजरा के लिए 85% रखा है। ठीक है, और बाकी क्रॉप्स के लिए 50% रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब गवर्नमेंट किस पे फोकस कर रही है? बाजरा पे, उड़द और तूर पे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप इससे समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी किस डायरेक्शन में जा रही है। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नो डाउट है ये। मेंस में आप आराम से कोट कर सकते हैं कि इन चेंजिंग सिनेरियो इन इंडियाज एमएसपी और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स और क्रॉप पैटर्न, किसी भी क्वेश्चन में आप इस डेटा को फिट कर सकते हैं। अब देखते हैं फार्मर्स एक्चुअली क्या चाहते थे, क्या एमएसपी से खुश हैं फार्मर्स? पहली बात ये चाहते थे कि 3 जो कॉन्टेंशियस फार्म रिफॉर्म लॉज आए थे, जिसकी वजह से फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं टिकरी बॉर्डर और दिल्ली के आसपास, तो वो हटा लिए जाएं, लेकिन यहाँ पर उसको नहीं हटाया गया है। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप लेते हैं, ये बायस्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये कंप्लीट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। तो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपरली साइंटिफिकली जो है कैलकुलेट करें। उसके बाद मेज पे तो दुखी है ही कि मेज को आपने बढ़ाया ही नहीं। चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्टैच्यूटरी एंटाइटलमेंट। ये चाह रहे हैं एमएसपी को स्टैच्यूटरी एंटाइटलमेंट। अभी एमएसपी क्या है? स्कीम है। ठीक है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर अगर गवर्नमेंट ने कहा हम इतना ही एमएसपी देंगे, तो यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट, लेकिन स्टैच्यूटरी एंटाइटलमेंट होने के बाद आप कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। एमएसपी देखते हैं, एमएसपी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है। मैंने आपको पहले बता दिया कि एमएसपी जो होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 1.5 गुना कम से कम होता है। यही बताया हुआ, रेट एट विच गवर्नमेंट परचेसेस क्रॉप्स फ्रॉम द फार्मर्स। फार्मर्स पहले जाते हैं मार्केट में, मंडी में बेचने की कोशिश करते हैं। अगर उनको अच्छा रेट मिल जाता है, एमएसपी से ऊपर मिल जाता है, तो वो वहीं के वहीं बेच देते हैं। अगर नहीं मिलता है, तो गवर्नमेंट ने एक सिक्योरिटी दे रखी है कि अगर आपका ओपन मार्केट में नहीं बिक रहा, तो आप हमें एमएसपी रेट पे बेच दीजिए। ठीक है, ये डिस्कस कर ही लिया हमने। आगे चलते हैं। देखिए, पक्के टाइगर रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूज में क्यों था? ये इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। न्यूज में इसलिए था कि यहाँ पर जो कर्मचारी थे, जो काम कर रहे थे, वो स्ट्राइक पे चले गए, क्योंकि उनकी सैलरी 6 महीने से नहीं दी जा रही। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? पक्के टाइगर टाइगर रिजर्व के बारे में। पहली बात, ये अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका दूसरा नाम पखुई टाइगर टाइगर रिजर्व भी है, पखुई टाइगर रिजर्व, प्लीज रिमेंबर दिस। ठीक है, इसके बगल में नामेरी टाइगर रिजर्व है, जो कि असम में है। ये इंपॉर्टेंट है, असम में है, नॉट इन दी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं कि इट इज लोकेटेड इन असम और अरुणाचल प्रदेश, तो आपको लगेगा शायद अरुणाचल प्रदेश, लेकिन इट इज असम। अच्छा, ये ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का पार्ट भी है। आपको पता होगा इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, उसमें से एक का ये पार्ट है। इसमें हॉर्नबिल स्पीशी पाया जाता है, सबसे ज्यादा फेमस होता है ये हॉर्नबिल स्पीशीज के लिए। ठीक है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हॉर्नबिल स्पीशी की? नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए, ग्रेट हॉर्नबिल इज द स्टेट बर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड केरला। केरला और अरुणाचल प्रदेश दोनों की स्टेट बर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साथ में वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, आईयूसीएन रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी, इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, और हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में भी मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये चीज है कि नागालैंड में मनाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश और केरला की तो स्टेट बर्ड है, और आईयूसीएन रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल कैटेगरी में भी जगह दी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, ये साइंस एंड टेक का है आर्टिकल। ये सॉरी मैं मेंशन करना भूल गया इंडेक्स में। यूएस सीनेट पासेस ह्यूज इनोवेशन बिल। ठीक है, अभी यूएस सीनेट ने $170 बिलियन का बजट बनाया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, एम क्या है? टू कॉम्पीट विद चाइना। चाइना जो है ना, बहुत लो कॉस्ट प्रोडक्शन कंट्री है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसी के प्रोडक्ट्स लोग ज्यादा खरीदते हैं। अब क्योंकि ज्यादा खरीदते हैं, तो चाइना के पास जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो काफी ज्यादा हो गए। तो इट इज एमिंग टू कॉम्पीट विद चाइना। अब इसका बाइफर्केशन अगर बिल का देखें, तो $52 बिलियन के करीब करीब जो है वो सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चर के लिए लगाएंगे।
अब आपको मैं बताता हूँ कि सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चर में क्यों लगाएंगे, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा आ गया है सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। इसलिए उसको कॉम्पीट करने के लिए डायरेक्टली 52 बिलियन का बजट यहाँ दिया गया है। डॉलर 120 बिलियन कहाँ पर दिया गया है, की एरियाज में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम साइंस में, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सभी ने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट अपकमिंग स्ट्रीम है, और क्वांटम साइंस, ठीक है। और ये प्राइवेट फॉर्म्स और रिसर्च यूनिवर्सिटीज के बीच में कोलैबोरेशन भी बढ़ाएगा, ठीक है। अब कुछ इंडियन इनिशिएटिव देख लेते हैं कि इंडिया ने, इस आर्टिकल से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, लेकिन इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव्स पहले लिए हुए हैं। वो क्या है, पहला पीएलआई स्कीम, ठीक है। पीएलआई स्कीम के 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। टारगेट स्पेसिफिक प्रोडक्ट एरिया, ऐसा नहीं कि सब जगह आप पीएलआई स्कीम लगा रहे हैं। पीएलआई का फुल फॉर्म है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो पहला, आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे ही फोकस करेंगे। दूसरा, इंट्रोड्यूस नॉन टेरिफ मेजर्स इन ऑर्डर टू कॉम्पीट मोर इफेक्टिवली विद चीप इम्पोर्ट्स। देखिए, 2 मेजर्स होते हैं, कभी भी हमको इंपोर्ट कम करना होता है तो 2 मेजर्स होते हैं, एक टैरिफ और एक नॉन टैरिफ, ठीक है। तो यहां पर नॉन टैरिफ की बात की गई, ठीक है दोस्तों। उसके बाद थर्ड है ब्लेंड डोमेस्टिक इन एक्सपोर्ट सेल्स टू मेक मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव। मतलब यहां पर सिर्फ आप डोमेस्टिक सेल्स पे ध्यान नहीं देंगे, एक्सपोर्ट्स करने पे भी ध्यान देंगे, ठीक है दोस्तों। तो डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट सेल्स। फिर मैन्युफैक्चरिंग एट होम, ऑब्वियसली मेक इन इंडिया के जैसे ही है कि मैन्युफैक्चरिंग एट होम पे आप फोकस कर रहे हैं। आगे चलते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स भी लॉन्च की। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स भी बना रखी है 2019, ये लेटेस्ट पॉलिसी है। तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करता है। इसमें क्या आता है, बेसिकली सेमीकंडक्टर्स। जैसे अभी यूएस सेमीकंडक्टर पे फोकस कर रहा है, वैसे ही इंडिया ने इन स्कीम्स के थ्रू सेमीकंडक्टर पे स्पेशली फोकस किया हुआ है, ठीक है। अब ये स्कीम क्या है, ये जो स्कीम है, ये वाली ये 25% ऑफ द इंसेंटिव देती है ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब लैंड आप खरीद रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, इन सारी चीजों पे। इस पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, सेमीकंडक्टर, एटीएमपी यूनिट, स्पेशलाइज सब असेंबलीज। अगर आप इसमें खर्च करते हैं पैसा, कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, तो आपको 25% गवर्नमेंट जो है एज एन इंसेंटिव देगी। आगे चलते हैं। देखिए, ये जो आर्टिकल है ना, ये दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने लिखा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बताया कि जब छोटे थे ये, तो ये पुलिसमैन को देख करके डर जाते थे। और आप सभी को पता होगा, पुलिस स्टेशन कोई भी जाना नहीं चाहता, क्योंकि पुलिस की इमेज ऐसी है हमारे मन में, फियर और अनसर्टेनिटी कि पता नहीं वहां जाके क्या हो, ठीक है। तो इन्होंने बात की है कि वी विल इम्प्रूव दिस पुलिस सर्विस डिलीवरी फॉर सिटीजन। पुलिस सर्विस डिलीवरी मतलब क्या है, आपको पता होगा, जैसे लॉकडाउन के टाइम में ई पास का प्रोविजन किया गया था, तो वो वेबसाइट पे था। वहां पर जाकर के आपको स्टेशन में घंटों अपने बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से बैठे बैठे ऑनलाइन उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं पुलिस सर्विस डिलीवरी, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि हेल्पफुल एटीट्यूड होना चाहिए पुलिस का, ठीक है, तभी तो लोग उनके पास आएंगे और हेल्प मांगेंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि इस कोविड के टाइम्स में हमारी जो पुलिस फोर्स है, उन्होंने ब्लड भी डोनेट किया, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी लोगों के भरवा भरवा के दिए, ठीक है, डेड को क्रिमेट करने में हेल्प की, और एम्बुलेंसेस का भी इंतजाम किया। तो ये बहुत तारीफ कर रहे हैं अपने दिल्ली पुलिस के जवानों की कि बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि हमें अपने फोर्स का प्रोफेशनलिज्म बढ़ाने की जरूरत है, प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। और क्या बढ़ाने की जरूरत है, कोर कॉम्पिटेंसी इन क्राइम प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन। आपको पता होगा, अभी जो पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन भी वही करती है, जो लोकल पुलिस होती है, इन्वेस्टिगेशन भी वही करती है, केस दर्ज भी वही करती है, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करती है, ट्रैफिक भी मेंटेन करती है वो। तो ये क्या होता है कि एक जब एक आदमी बहुत सारे काम करता है, तो किसी का भी एक्सपर्ट नहीं बन पाता, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन और क्राइम प्रिवेंशन में हमारी कॉम्पिटेंसी बढ़नी चाहिए। ये एक बात और कहते हैं कि ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा चीजें हैं कि परसेप्शन पुलिस का चेंज हो लोगों के मन में। परसेप्शन चेंज होना पर लोगों के मन में जरूरी है, बिहेवियर चेंज होना जरूरी है, ठीक है। अब ये कुछ प्रॉब्लम्स बता रहे हैं पुलिस की यहाँ पर, कि पुलिस ऐसा नहीं है कि हमेशा गलत होती है, उनके कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। क्या है, पहली चीज,
कि केसेस जो होते हैं ना ओपन शट नहीं होते, इतने आसान नहीं होते, उनको इन्वेस्टिगेट करना बहुत मुश्किल होता है। रेलेवेंट लॉज के बारे में आपको पता होना चाहिए, सारी चीज़ें, ठीक है? फिर ओवरबर्डन्ड होते हैं, बहुत सारे काम उनको दे दिए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ट्रैफिक पुलिस का भी काम है उनके पास, लोकल पुलिस यूनिट का भी काम है, लॉ एंड ऑर्डर का भी काम है, सारी चीज़ें, ठीक है? लास्ट में एक सॉल्यूशन ये देते हैं जो बहुत अच्छा है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ये कहते हैं कि कम्युनिटी को आगे बढ़ के पुलिस के साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कम अंडर जीएस G7? आपको बताना है कौन से कंट्रीज G7 के अंडर में आते हैं। रशिया, इटली, यूएस, जर्मनी। देखिए रशिया नहीं आता, पहले G8 होता था 3-4 साल पहले, उसमें रशिया आता था, फिर रशिया को हटा दिया इसलिए उसका नाम G7 हो गया। तो रशिया इज नॉट, बाकी सब कंट्रीज आते हैं। 2, 3 एंड 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड, डिसीजन ऑफ एमएसपी इज टेकन बाय whom? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, एपीएमसी मंडी या सीएसीपी? ठीक है, ये जो सीएसीपी अभी मैं आपको बताता हूं, इसका सही आंसर सीसीईए है। ठीक है, अब सीएसीपी क्या होता है? सीएसीपी जो होता है एक साइंटिफिक बॉडी है, ये गवर्नमेंट को रिपोर्ट देती है कि कितना एमएसपी होना चाहिए, लेकिन रिकमेंडेशन देती है, फाइनल डिसीजन सीसीईए लेती है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी वेरी पेशेंटली। थैंक यू।